अजय यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हम लोग विकास के आयाम को चालू किए थे और हम लोग आगे बढ़ रहे थे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो किस प्रकार से कार्य करता है और एरिक एरिक्सन ने किस प्रकार से ये समझाने की कोशिश की कि कैसे जीवन पर्यंत जो एक व्यक्ति है वो दुविधा में चलता है। अब एक अच्छा मनोवैज्ञानिक हम लोगों ने देख लिया आज, जो बाल विकास में सबसे बहुचर्चित मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है जीन पियाजे। उनका सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला, यानी कि संज्ञानात्मक विकास वाला। बट आज मैं दिखाने वाला हूं आपको उनका जो नैतिक विकास वाला पक्ष था वो क्या कहता था। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर वो नैतिक विकास जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। हम लोग ये जो पूरी चर्चा करेंगे मोरल डेवलपमेंट की, तो यार ये मोरल डेवलपमेंट होता क्या है। नैतिक विकास का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा जो है, खास करके अभी तो बाल विकास की बात हो रही है। मोरल वैल्यूज का मतलब होता है कि यार नैतिक मूल्य क्या है, उस बच्चे को हम नैतिक मूल्य क्या क्या सिखाना चाहते हैं, क्या क्या हम उसको समझाना चाहते हैं कि वो क्या सही और क्या गलत के बारे में बच्चा जो है वो सोच सकता है। आपको पता है कि बचपने में जब बच्चा शैशव अवस्था में होना तो किसी भी कार्य को इस दृष्टिकोण से नहीं करता कि ये सही है या गलत है। वो केवल और केवल अपने सुखवादी सिद्धांत है ना, यदि उसको अच्छा लग रहा होगा तो वो सही है, यदि वो उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो वो सही नहीं है। वो इसी क्षेत्र पर काम करता है और उसको लगता है कि सबको अच्छा लग रहा होगा। बट आपको पता है कि जैसे जैसे जो उसकी आयु बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी मानसिक परिपक्वता आएगी, वो समझ जाएगा कि अरे ये समाज के मानदंडों के अनुरूप नहीं है और ये जो है मुझे भले अच्छा लग रहा हो बट सामाजिक गतिविधि के तौर पर ये नकारात्मक चीज है, तो वो इन चीजों करना बंद कर देगा। थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पर मुझे समझ में आया कि बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों और कारणों के आधार पर अपने समाज के भीतर सही और गलत मानकों को विकसित करते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, यहाँ पर नैतिक विकास में सही या गलत के मानक के बारे में सोच, भावनाओं तथा व्यवहार में परिवर्तन शामिल है कि आप जैसा समाज चाहता है, जैसे आपके माता पिता चाहते हैं, जैसा मतलब अब आपके माता पिता परिपक्व हो चुके हैं, वो ऑलरेडी अपनी लाइफ का बहुत अच्छा देख चुके हैं, तो आपको पता है कि यार वो एक्चुअल में सही एडवाइस देंगे, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो आदमी पहचानने की ही क्यों ना बात हो। आपको पता है कि यार उनके जो नैतिक विचार है वो हमसे बेटर है, क्योंकि वो हमारे लिए तो अच्छा ही चाह रहे हैं, राइट। तो यहां पर से थोड़ा सा ये क्लियर हो गया कि एक्चुअल में सर नैतिक विकास क्या है। मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं दूंगा। आपको याद होगा कि यार हर एक प्रकार के विकास, चाहे वो कोई प्रकार का विकास था, चाहे मेरा वो स्टार्टिंग वाला जो मेरा फिजिकल डेवलपमेंट था, चाहे यार वो मेरा कॉग्निटिव वाला डेवलपमेंट हो, यानी कि या संज्ञानात्मक विकास वाला जो क्षेत्र हो वो हो, चाहे वो मेरा संवेगात्मक विकास हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे यार वो मेरा एक और सामाजिक विकास हो, ये सभी जो विकास है ना, ये फिजिकल डेवलपमेंट तो एक ऐसा आयाम था जो बताया कि जन्म के पहले भी चालू हो चुका था, लेकिन बाकी के जो विकास है वो समझ में आया कि सर जिस स्टेज में हमारा बर्थ होता है, यानी कि जैसे ही जन्म होता है, तब सर बाकी सभी प्रकार के जो विकास है वो भी प्रारंभ हो जाते हैं। इवन मैं आपको बताऊं तो जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है ना, वो भी अर्ली एज स्टार्ट होता है, क्योंकि लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है ना, स्टार्टिंग के भले 9 महीने 10 महीने बाद बच्चे के मुंह से पहला शब्द निकलेगा, बट वो जो प्रोसेस है ना वो कंटिन्यूस निरंतरता वाली प्रोसेस है। और लैंग्वेज के से और लेट यदि कोई एक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो यार वो मेरा मोरल डेवलपमेंट है, जो बच्चों में लगभग 4 साल के बाद, या बच्चों में देखोगे ना तो 3-4 साल के बाद, क्योंकि 3-4 साल तक बच्चे की मानसिक परिपक्वता यानी कि यानी कि कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास जो है वो ठीक से हो जाती है, उसके बाद ही नैतिक विकास का आगे फॉलो होगा। ठीक है, तो ये अब कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये कहां से स्टार्ट हो रहा है। यार ये बचपना शैशव से स्टार्ट नहीं हो रहा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के थोड़ा और, प्रारंभिक बाल्यावस्था 206 है ना, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के मिडिल से स्टार्ट हो रहा है और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीन पियाजे का नैतिक विकास के बारे में देखते हैं और उन्होंने बताया कि यार उन्होंने बताया कि रचनात्मक प्रक्रिया क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले आपको एक आसान भाषा में सुनाता हूं कि रचनात्मक प्रक्रिया होती क्या है सर। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल क्या है किसी भी चीज का। कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ये बोलता है कि यदि आप पढ़ा रहे हो तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल इस बात पर जोर देता है कि वो जो पढ़ाई चल रही है, वो जो अधिगम चल रहा है, सीखने की प्रक्रिया चल रही है, वो एक ध्रुवी ना चले। ऐसा ना हो केवल और केवल शिक्षक उस पर शामिल है, वो चाहता है कि सामने वाला बच्चा जो है वो भी उस पर शामिल रहे। और इसी को तो मैं चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग बोलता हूं। हमारी जो पूरी एनसीएफ है वो इसी बेस पर आधारित है कि यार हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देना है, हमें बच्चों को अनुरूप शिक्षा देना है, हमें शिक्षक के अनुरूप नहीं देना है, हमें बच्चों को हिसाब से चलना है। मतलब उनको मौके देना है कि यार बोलते हैं ना, मतलब एक हमारे एससीईआरटी बुक में छत्तीसगढ़ राज्य का डीएलएड का जो बुक है उसमें एक कहावत भी है कि शिक्षक दे मौके बच्चे रचे ज्ञान। यही है मेरा रचनात्मक प्रक्रिया है, जहां पर क्रिया और विचार की परस्पर क्रिया नैतिक अवधारणा का निर्माण करती है। एक प्रकार से ये समझ में आया कि बच्चे ना एनवायरमेंट से, समाज से सीख रहे हैं कि कैसे वो कार्य करता है, कैसे वो कार्य नहीं करता है। और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को थोड़ा जोर दिया। यार ये संज्ञानात्मकवादी संप्रदाय से आते हैं,
तो संज्ञानात्मक विकास को वो ऑब्वियसली वो जोर तो देंगे। तो इन्होंने बताया कि यार मोरल डेवलपमेंट का एक सीधा रिलेशन सीधा सीधा उनके किससे हो रहा है, सीधा सीधा उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हो रहा है। बच्चे का जैसे जैसे मानसिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, वैसे वैसे मोरल डेवलपमेंट भी होगा। पियाजेट लिखा गया है, ये पियाजे है, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसी गलती हो जाती है। मुख्य रूप से इसमें नहीं थी कि बच्चे क्या करते हैं, बल्कि इसमें थी कि रुचि थे कि वो क्या सोचते हैं, हाउ ही थिंक्स। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे के मतलब आपको पता है ना कि उनका जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, अपने ही बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स है, और उसमें भी यही चीज बोला जाता है कि यार वो देख रहे थे कि बच्चे इस अवस्था में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कोई वो नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि यार बच्चे करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, बट सोचने के तरीके हर बच्चे का सार्वभौम होगा। उन्हें बच्चों के नैतिक तर्क वितर्क में रुचि थी, और उसी के हिसाब से उनको समझ में आया। उन्होंने जब बहुत सारे बच्चों का एक्सपेरिमेंट्स किया, बहुत सारे बच्चों को सवाल पूछ पूछ करना, तो नैतिक जीन पियाजे जो थे ना वो ऐसे करते थे यार। जब पूछा जाता था कि यार सर आप किसी भी चीज का थ्योरी निकालते कैसे, तो उन्होंने कहा था कि मैं सैंपल स्पेस में बहुत सारे बच्चे लेता हूं और बच्चों से सवाल करता हूं। उनका ये फेवरेट मॉडल है, ठीक है, कि अगर मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं और क्वेश्चंस के आंसर्स के आधार पर मुझे ये समझ में आता है कि इस लेवल, इस पर्टिकुलर एज के बच्चे क्या प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, और इसी हिसाब से उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो आगे बढ़ता था। बिना देरी के थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग कि नैतिक चरण, विकास के चरण में पियाजे क्या कहते हैं। वेल सही कहूं ना तो दो ही चरण है यार। एक को बोला जाता है हेटेरोनोमस मोरालिटी, और एक को बोला जाता है ऑटोनोमस मोरालिटी। हेट्रो जो शब्द है, हेट्रो शब्द का मतलब यह है कि वो जो है वो किसी दूसरे पर निर्भर है, हेट्रो। ऑटोनोमस, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, तो वो किस पर निर्भर है, वो स्वयं पर। किसके लिए निर्भर है, अपने नैतिक तर्कणा के लिए, अपने मोरालिटी के लिए, अपने डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी के लिए। पहले वाले स्टेज में जहां पर मुझे पता है कि सर वो 4 से लेकर 7 साल की बात हो रही है, सेकेंड वाले स्टेज में जहां मुझे पता है कि यार वो जो है ना वो 10 से लेकर 15 या फिर 11 से लेकर 14 दिया गई किताब में, उसकी बात हो रही है, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि सर ये 2 स्टेज की व्याख्या की गई है। कई किताब में 3 स्टेज ऐसा बोलते हैं, 3 स्टेज है ही नहीं, उन्होंने साफ साफ कहे 2 स्टेज है। इवन मैं बता रहा हूं कि कई जगह उन्होंने, कई अच्छे अच्छे बुक्स में पढ़ोगे ना तो 4 स्टेजों का वर्णन मिल जाएगा भले आपको, सर ये क्या कह रहे हैं आप, 4 स्टेज, हाँ, ऑनोमी, हेट्रोनोमी, हेट्रो ऑटोनोमी, ऑटोनोमी, ऐसे करके उनके 4 स्टेज दिए हैं। जहां उन्होंने ये भी समझाया कि स्टार्टिंग का जो मैं कह रहा हूं, जिसको आप कह रहे हो एनोमी कह रहे हो, उसमें बच्चों का शैशवावस्था में किसी प्रकार से नैतिक विकास नहीं होता है, ये बताया भी गया है। आगे चल के मैं समझाने की कोशिश करूंगा भी, लेकिन वो 4 स्टेज को याद नहीं रखना है, मुझे केवल 2 स्टेज को याद रखना है, विषम नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता। ठीक है, विषम नैतिकता मतलब समझ रहे हैं, हेटेरोनोमस मोरालिटी की बात हो रही है, स्वायत्त नैतिकता यानी ऑटोनोमस मोरालिटी की बात हो रही है। अब देखो, अब यहां पर से ना एक मतलब जो डाउट होता है लोगों को कि सर ये 2 स्टेज क्या है, ये 2 स्टेज में ना कंफ्यूजन नहीं रखना, दोनों स्टेज के बीच में ना एक गैप है ईयर्स का, ठीक है, 7 से लेकर 10 साल का ना बीच में एक गैप है, ठीक है। तो उसको कोई स्टेज नहीं बोला, पियाजे ने स्टेज नहीं बोला है, उसे केवल और केवल ट्रांजिशन पीरियड बोला गया है, गैप पीरियड बोला गया है, वो कोई स्टेज नहीं है। पहला जो है जिसमें नियम अपरिवर्तनीय है और अधिकारी द्वारा थोपे गए हैं, यहां पर अधिकारी का मतलब यह है, यहां पर देखोगे ना तो एक्चुअल में इस पूरे इस पेज में ना, इस पूरे पेज में ही पूरा जो पियाजे का सार है वो एक्चुअल में मैं लिख दिया हूं, सच कह रहा हूं, ये इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि नियम अपरिवर्तनीय है, अधिकारियों द्वारा थोपे गए हैं, हेटेरोनोमस दूसरों के द्वारा। अधिकारी का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई बड़ा आला अधिकारी है, मतलब ये है ऐसा कोई व्यक्ति जो उसका लालन पालन पोषण कर रहा है, वही उसके लिए अधिकारी है, वही उसको सिखा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो केवल और केवल उसी के मार्गदर्शन के अनुसार सीख रहा है कि क्या चीज नैतिक है और क्या चीज अनैतिक है। सेकंड है, नियम लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, उसको समझ में आता है कि समाज का एक निश्चित नियम है और मुझे उस नियम में ही चलना है, तभी तो यार मैं अच्छा कहलाऊंगा या बुरा कहलाऊंगा। उन पर बातचीत की जा सकती है, मतलब नियम यहां पर अपरिवर्तनीय थे, यहां पर वो परिवर्तनीय हो चुकी है, यहां पर नियम को बदले भी जा सकते हैं। फिर है नैतिक का सापेक्षवाद, यहां पे यथार्थवाद था, प्रत्यक्षवाद था कि जैसा वो देख रहा है, जैसा समझ रहा है, लेकिन यहां सापेक्षवाद है, जैसे उसके साथ घटना घट रही है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंगली बच्चा जो है वो मोरल डेवलपमेंट की वैल्यूज को अपने अंदर ग्रहण करेगा। स्टार्ट करता हूं, पहला वाला जो हिस्सा है जो कि मेरा विषम नैतिकता वाला है, 4 to लेकर 7 ईयर्स वाला है, इसमें क्या होता है। विषम नैतिकता के चरण में नैतिक यथार्थवाद के रूप में भी जाना जाता है बाहर से थोपी गई नैतिकता। नैतिक यथार्थवाद का मतलब क्या है कि यार ऐसा है ना कि बच्चा अपने मन से कोई भी मोरल डिसीजंस नहीं ले रहा है, कोई भी नैतिक तर्कणा के बारे में नहीं सोच पा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि यदि मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि इस लड़के के साथ नहीं खेलना है,
या इस अंकल के साथ मुझे नहीं जाना है, तो यार उसके लिए नैतिक तभी है जब तक वो उस अंकल के साथ, उस भैया के साथ और लड़के के साथ नहीं खेले। जिस क्षण उसने उस लड़के से बातचीत की उसके लिए वो अनैतिक हो गया, क्योंकि उसके द्वारा उसको बाहर से थोपी गई नैतिकता को सिखाया गया है कि बेटा यही नैतिक है, ये अनैतिक है। ठीक है, बच्चे नैतिकता को दूसरे लोगों के नियमों और कानूनों का पालन करना मानते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ठीक है यार, इस उनको पता है कि यार ये जो नियम बन गया ना, अब इसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब मम्मी ने बोल दिया करने का तो करने का, वो डायलॉग है ना, भाई ने बोला करने का तो करने का, ये वही स्थिति है कि यार करने का तो करने का। वे स्वीकार करते हैं कि सभी नियम किसी प्राधिकारी व्यक्ति, माता पिता, शिक्षक, भगवान द्वारा बनाए गए हैं और नियम को तोड़ने पर तत्काल और गंभीर दंड मिलेगा। उनको पता है कि अगर मम्मी ने मुझे ये कहा है, अगर मैं उस व्यक्ति के साथ जाकर खेल लूंगा तो मुझे मम्मी दौड़ा दौड़ा के मारेंगी। अब ये तो समस्या है, शुरू से हम लोग साथ रहा है इंडियन फैमिलीज। ठीक है, तो ये विषम नैतिकता है जहां पर आप टोटली हेट्रोनोमस पर है। ठीक है, आपको ऑथोरिटी नहीं है, आप किसी की ऑथोरिटी में है, आपके ऊपर कोई व्यक्ति है जो आपको नैतिक तर्कना जो है वो दे रहा है। इस 4 to 7 ईयर्स में हो गया। फिर सेकंड आता है मेरा स्वायत्त नैतिकता, जो कि है मेरा क्या है, ऑटोनोमस मोरालिटी। 11 to लेकर 14 ईयर्स, कई किताब में 10 to 14 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। कोई किताब में यार कोई 10 to 14 दिया है तो भी हड़ाने की आवश्यकता नहीं है। कई कमेंट करने लगते हैं कि सर ये इतना ईयर्स है, अरे थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस को उसके ऑप्शंस के अनुसार देखा जाता है और आपको केवल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हेट्रोनोमस क्या था और ऑटोनोमस क्या था। स्वायत्त नैतिकता यानी कि ऑटोनोमस मोरालिटी चरण को नैतिक सापेक्षवाद के रूप में भी जाना जाता है, जहां पर अपने नियम पर आधारित नैतिकता, सापेक्ष यानी कि अपने रिलेटिव मतलब रिश्तेदार नहीं, रिलेटिव मतलब अपने साथ समय के साथ चल रही जो स्थिति है उसके अनुरूप आपको समझ में आता है कि यार ऐसा है ना कि मुझे पता है कि लाल लाइट को तोड़ना गलत बात है, भैया फाइन कटेगा और ये नैतिकता के खिलाफ भी है, समाज ट्रैफिक रूल नियम के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन है। बट आपको पता है कि आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति जो बीमार पड़ा है, यदि मैं इस लाल लाइट को नहीं तोड़ूंगा ना तो हो सकता है कि उसकी स्थिति और गंभीर हो जाए। तो उसमें आपने क्या किया, आपने वो जो नियम, आपको पता है सामने समाज ने नियम बना दिया है कि सर लाल लाइट को मैं नहीं तोड़ूंगा, आप उसमें तोड़ने की कोशिश करेंगे, नियम बदले भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया सापेक्ष समय ऐसा बोल रहा है कि यार अभी बच्चा बीमार है, अभी जो व्यक्ति बीमार है, मुझे उस नियम को तोड़ना पड़ेगा। ये नैतिक सापेक्षवाद है जहां पर नियम जो है वो परिवर्तनीय हो गया। इसके पहले वाली चीज में नियम अपरिवर्तनीय था, राइट। ठीक है, तो यहां पर कोई पूर्णतः सही या गलत नहीं है और नैतिक परिणामों पर, इरादों पर नहीं, इरादों पर निर्भर है। तो ये कितना सही चीज लिखा है कि ये मेरे इरादे पर निर्भर करता है कि मैं क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं। अब मतलब ये कितना सही एस्पेक्ट था जीन पियाजे का, सोचोगे तो कोहलबर्ग से भी बेटर थ्योरी मुझे लगती है, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल उन्होंने फटाक से उस काम को कंप्लीट कर दिया जिसको कोहलबर्ग ने 6 चरण लिया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यार मेरी जो थ्योरी इरादों पर निर्भर करती है और इनकी जो थ्योरी है वो यथार्थवाद पर डिपेंडेंट थी कि यार भाई ने बोला करने का तो करने का, और इन्होंने कहा कि नियम बदले आ सकते हैं। फिर 9-10 वर्ष की आयु के आसपास बच्चों के नैतिक मुद्दों की समझ में मौलिक पुनर्गठन होता है, यानी कि वो अपने समय के हिसाब से, अपने एज के हिसाब से वो लोग थोड़ा सा, उनका जो स्कीमा है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आने वाला लगता है। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ इमोशनल और अपना मोरल डेवलपमेंट भी क्या होता है, तेज होने लगता है। तब वे मध्य बचपन की अहम केंद्रिता, आपको पता है ईगो सेंट्रिज्म जीन पियाजे का एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पार्ट है। उन्होंने कहा था कि हर एक बच्चा जो है वो ईगो सेंट्रिज्म में रहता है, अहम केंद्रिता में रहता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है उसको लगता है कि यार जैसा दुनिया मेरे लिए घट रहा है वैसे ही हर एक व्यक्ति के लिए घट रहा है। इसका मतलब उसको ये लगता है कि जैसे दुनिया को देखने का एक पक्ष मेरा है, हर एक पक्ष जो है जैसे मेरे को जैसे दिख रहा है ना, वैसे ही हर एक व्यक्ति के लिए वैसी है। उसको नहीं पता कि हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग अलग आयाम है, हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग पक्ष है, वो अलग सोच रहा है, आप अलग सोच रहे हो, बच्चे को नहीं पता होता है। उसी प्रक्रिया को बोलते हैं अहम केंद्रिता। पर काबू पाने लगते, समझ जाते हैं कि नहीं नहीं भैया, मोरालिटी जो है ना वो समय के हिसाब से चेंज की जा सकती है, अगर ये गलत है तो वो गलत है। और नैतिक नियमों को अन्य लोगों को दृष्टिकोण से देखने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। यदि आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, तो विषम नैतिकता का एग्जांपल देता हूं। एक बच्ची है, बच्ची अपनी मम्मी के साथ बैठे रहती है, देखती है कि मम्मी सिलाई कर रही है, तो बोलती मम्मी मैं काम करूं, मैं आपको काट के दूं कैंची में। मम्मी बोलती ठीक है। तो वो एक कागज का टुकड़ा लेती है, सॉरी एक कपड़े का टुकड़ा लेती है और उसमें ना एक बड़ा सा छेद कर डालती है गलती से। ठीक है, ये मैरी है। ठीक है, एक का नाम रख लेता हूं मैं मार्गरीटा। ठीक है, एक का नाम मार्गरीटा रख लेता हूं। मार्गरीटा बिना पूछे क्या करती है, सेम घटना उसकी मम्मी भी सिलाई कर रही थी, मार्गरीटा बिना पूछे गलती से कैंची से एकदम छोटा सा छेद कर डालती है।
बच्चों से जब आप पूछोगे ना कि इन दोनों में गलती किसकी है, तो वो उस बड़े छेद करने वाली लड़की को नहीं बोलेंगे, वो उस छोटे से छेद करने वाली लड़की को बोलेंगे। क्यों पता है? क्योंकि इसने अपने मम्मी पापा से नहीं पूछा, उसने आज्ञा और दंड वाली बात को सीरियसली ले लिया बच्चे ने, कि उसको जब मम्मी ने उसको कुछ करने बोला ही नहीं है तो वो ऐसा क्यों की। भले वो छोटा छेद, भले यहाँ पर उसने एक ब्लंडर कर डाला है, लेकिन उसने अपनी मम्मी से पूछ के किया था, इसलिए यहाँ पर वो नैतिक है और यहाँ पर वो अनैतिक है। ये समझ में आया? देखो, विषम नैतिकता जो है, जहां पर हम किसी पर डिपेंडेंट है, वो छोटी सी गलती के लिए भी यदि वो गलत है, यदि वो नियम कानून के बाहर है, तो वो गलत ही है, चाहे उसका गलती छोटा क्यों ना हो, चाहे सामने वाले का गलती जो है बड़ा क्यों ना हो। ठीक है? उसके बाद ये मेरा स्वायत्त नैतिकता हो गया। और एक परिवर्तनीय काल, जिसे मैं क्या बोलता हूं, एक ट्रांजिशन पीरियड बोलता हूं। जीन पियाजे ने इसे ट्रांजिशन पीरियड बोला है। ट्रांजिशन पीरियड इसलिए बोला है कि इस अवस्था में बच्चे जो है ना बहुत सारी चीजों से गुजर रहे होते हैं। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषाई, सभी प्रकार के विकास के आयाम जो है वो थोड़े तीव्र हो रहे होते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा जो है ना चीजों को समझ रहा होता है। अब उसके अनुसार मतलब एक अंतर है ना, ऐसा इसलिए क्योंकि पियाजे का मानना था कि बच्चे सही वर्ग में दोनों अवस्थाओं के लक्षण दिखाते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था, अरे अभी तो ये चीज इतना मैच्योरिटी बता रहा था, मैच्योरिटीली मतलब इतने परिपक्व तरीके से बता रहा था कि ये वाला जो चीज है वो पर्टिकुलरली ऐसे होगा, और अचानक से ये फिर से मूर्ख वाला हरकत करने लग गया। अचानक से फिर कहने लग गया कि अरे नहीं, उसकी मम्मी ने बोला नहीं था, कैसे करने लग गया। और अभी तो ये कह रहा था कि चॉकलेट खाने के लिए, हाँ ठीक है हम लोग इसको चोरी कर लेते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि अरे अभी ये ऑटोनॉमस वाले स्टेज में था, अभी हेटेरोनॉमस वाले में आ गया। तो यार ये थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड है, जहां पर वो समझने की कोशिश कर रहा होता है और डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया में रहता है। इसीलिए इस पीरियड को बोला गया परिवर्तन काल अवधि या ट्रांजिशन पीरियड या गैप पीरियड भी बोला जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक लास्ट में मैं पूरा ये निकाल लेता हूं कंक्लूजन कि ये विषम नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता में अंतर क्या था। विषम नैतिकता याद होगा तो बाह्य नैतिकता थी, जहां पर हम किसी बाहरी व्यक्ति से क्या थे, इन्फ्लुएंस थे। बाहरी व्यक्ति कहने का मतलब अपने से, अपने मेरे अलावा जो कोई भी व्यक्ति, चाहे मेरे माता पिता हो, शिक्षक हो, भाई बहन हो, मुझे उन्होंने कहा कि यदि ये गलत है तो वो गलत है, वही नैतिक है मेरे लिए। यदि मैं उसको नकार रहा हूं तो वह नैतिक है। स्वायत्त नैतिकता आंतरिक नैतिकता है, जहां पर आपको पता है कि मेरे डिसीजन जो है वो सेल्फ है। भाई मुझे लग रहा है कि ये चीज ऐसे होगा तो ठीक है, मतलब मेरे लिए यही अनैतिक है, मेरे लिए अनैतिक नहीं है। नियम बदले नहीं जा सकते, याद होगा कि नियम कुछ भी हो जाए नहीं बदला जा सकता। इसमें याद है मैंने लाल लाइट का एग्जांपल दिया कि नियम जो है ना बदले जा सकते हैं। समय के हिसाब से याद होगा कि यहां पर क्या थे, इरादे इंपॉर्टेंट थे। याद है, यहां पर इरादे इंपॉर्टेंट थे। और यहां पर क्या था, यहां पर भैया उसका जो भी सिखाया गया है वो इंपॉर्टेंट था, कि मेरे को ये सिखाया गया है और ये वही इंपॉर्टेंट है। यथार्थवाद और सापेक्षवाद। यथार्थवाद याद है, नियम किसी के द्वारा थोपे गए हैं। यथार्थवाद, नियम जो है परिवर्तनीय है, हो सकता है समय के अनुरूप मैं उसे बदल लूं। जैसा मुझे एट प्रेजेंट सिचुएशन लगेगा मैं वैसे अपने मोरालिटी को डिफाइन करूंगा। ये मेरा आज का सेशन था जीन पियाजे का। अगला सेशन आएगा मेरा लॉरेंस कोल्बर का। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वेल, थैंक यू गाइस।